हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था और फंड फ्लो का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, जिसमें फंड फ्लो की डेफिनेशन, उसके अलावा यहाँ पर फंड फ्लो किसके ऊपर बेस रहता है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये एक्सप्लेन कर दिया था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारी कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है उसके ऊपर बेस रहता है। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर जो भी मूवमेंट्स आ रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उन सबको हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करना है। और ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर यहाँ पर आपके टू स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, जिसमें फर्स्ट आपका था चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट और सेकंड आता है आपका यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब बात यह है कि ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इस फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर स्टार्टिंग में फंड फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब स्टूडेंट्स, ये बात मैंने आपको काफी बार बता रखी है, समझा रखी है कि प्रॉफिट्स जो होते हैं कंपनी में उनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमें जो भी फंड फ्रॉम ऑपरेशन अमाउंट कैलकुलेट करना है ना, ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से होता है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब कैसे कैलकुलेट होगा, तो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करना होगा और वर्किंग नोट के अंदर हमें रेडी करना है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये जो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट है, इसकी जो स्टोरी और कहानी है वो एक्चुअली के अंदर सेम सी है। मतलब कैश फ्लो के अंदर भी हम यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और फंड फ्लो में भी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको आप ध्यान से समझना। ये एक फॉर्मेट आपके सामने यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स, इसकी जो कहानी है, इसकी जो हिस्ट्री है वो मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। तो यहाँ पर ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इसमें हमारे सामने जो क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने गिवन रहते हैं, उन क्वेश्चंस में हमारे पास में फंड फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन गिवन रहती है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में हमेशा हमारे पास में एक कंपनी की यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट गिवन रहती है। फंड फ्लो और कैश फ्लो, इन दोनों स्टेटमेंट्स की खास बात यह है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स में हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन गिवन रहती है? दोनों में ही हमारे पास में 2 इयर्स मतलब 2 डेट्स की बैलेंस शीट गिवन होती है। मतलब हमारी कंपनी के जो 2 इयर्स है, 2 इयर्स कौन से? करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। इन 2 इयर्स की हमारे पास बैलेंस शीट गिवन रहती है। तो यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमारे सामने एक कंपनी की 2 इयर्स की बैलेंस शीट गिवन होगी और ये जो 2 इयर्स की बैलेंस शीट है उसमें एक तो होगा प्रीवियस ईयर और सेकंड होगा करंट ईयर। अब बैलेंस शीट में आपके पास इन 2 इयर्स की जो इंफॉर्मेशन है उसमें एक तो लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन गिवन रहती है और एक आपके पास इन 2 इयर्स की असेट्स की इंफॉर्मेशन पीवी रहती है, गिवन रहती है। अब ये जो बैलेंस शीट है जिसमें यहाँ पर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की लाइबिलिटीज और असेट्स की जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है, उसमें ये जो लाइबिलिटीज साइड है, इस लाइबिलिटीज साइड के अंदर सबसे फर्स्ट हमारे पास में क्या गिवन रहता है? लाइबिलिटीज साइड में सबसे पहले हमारे पास हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल अमाउंट गिवन रहती है। कौन सी कैपिटल? शेयर कैपिटल। एक मिनट। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे फर्स्ट हमारे पास में हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल अमाउंट गिवन रहती है और शेयर कैपिटल के बाद सेकंड हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस गिवन रहता है।
क्या गिवन रहता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो स्टूडेंट्स शेयर कैपिटल में तो हमारे पास में हमारी कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी शेयर्स हमने इशू कर रखे हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, उनकी इंफॉर्मेशन रहती है। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस की हम बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस में तो यहाँ पर कंपनी के ऑल रिजर्व और सरप्लस गिवन रहते हैं। अब यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कंपनी के जितने भी टाइप्स के रिजर्व यहाँ पर कंपनी ने मेंटेन कर रखे हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हुआ, रिवैल्यूएशन रिजर्व हुआ, जितने भी टाइप्स के रिजर्व है वो सब यहाँ पर रिजर्व में आते हैं। और सरप्लस में आता है हमारी कंपनी का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो यहाँ पर हमारी कंपनी में जो भी नेट प्रॉफिट है वो होता है हमारी कंपनी का सरप्लस। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो नेट प्रॉफिट होता है, क्या इसकी यहाँ पर आप इसका मीनिंग जानते हैं? नेट प्रॉफिट क्या होता है? कंपनी का यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट होता है, कंपनी का जो फाइनल प्रॉफिट होता है, उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट, है ना। भाई कंपनी क्या करती है, सबसे पहले बैलेंस शीट से पहले कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल रेडी होता है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से क्या कैलकुलेट किया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से कंपनी के जो भी यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फिर उसके बाद लास्ट में नेट प्रॉफिट मतलब फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। और उस फाइनल प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में, सब हेडिंग में हम उसको शो कर देते हैं, है ना भाई। रिजर्व एंड सरप्लस की जो सब हेडिंग है उसमें हम नेट प्रॉफिट को दिखा देते हैं। तो मतलब नेट प्रॉफिट का मतलब हो गया कि ये कंपनी का फाइनल प्रॉफिट है, ये कंपनी का फाइनल प्रॉफिट है। जो बैलेंस शीट में तो सारी चीजें फाइनली आती है भाई, यहाँ पर बैलेंस शीट खुद ही फाइनल है भाई। यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होता है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, उसमें सबसे फाइनल स्टेटमेंट हमारा बैलेंस शीट ही है। तो यहाँ सब कुछ फाइनल जो हो गया डिसाइड, वही जाएगा, सब कुछ वही शो होगा, वही रिकॉर्ड होगा। चलिए, अब स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट जो प्रॉफिट कंपनी में कैलकुलेट किया जाता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहला जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना। जो गुड्स को सेल आउट करने पर, सोल्ड करने पर जो भी हमें प्रॉफिट अराइज हुआ है, जो प्रॉफिट हम गुड सेल करने पर अर्न करते हैं, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, राइट। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो कैलकुलेट हुआ है, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, माइनस करते हैं, और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करते हैं, तो इससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। कौन सा प्रॉफिट कैलकुलेट होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करना है? ग्रॉस प्रॉफिट में हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करना है और ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर जो भी बिजनेस हम रन कर रहे हैं, जो भी कंपनी हम चला रहे हैं, उस कंपनी के अंदर यहाँ पर जो एक्सपेंसेस कंपलसरी है ना, जिसके बिना यहाँ पर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल या ऑपरेटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकते, हमारा यहाँ पर बिजनेस चल नहीं सकता, रन नहीं कर सकता। तो वो एक्सपेंसेस जो यहाँ पर बिजनेस को चलाने के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है, यहाँ पर वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, स्टेशनरी हो गया, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये जो यहाँ पर जो नॉर्मल यहाँ पर एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन वगैरह, ठीक है, डेप्रिसिएशन भी वैसे ऑपरेटिंग का ही पार्ट है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में आगे बात करेंगे कि भाई उसको ऑपरेटिंग में लेना है या नॉन ऑपरेटिंग में लेना है, क्योंकि ये जो कैश फ्लो और फंड फ्लो है, इन दो चैप्टर्स में हम डेप्रिसिएशन को नॉन ऑपरेटिंग ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने लेस किया, ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड किया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या लेस करेंगे इसमें से? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें से जब हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स,
तो हमारे पास कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स यहां पर नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हुआ? नेट प्रॉफिट मतलब हमारा फाइनल प्रॉफिट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को एडजस्ट करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग मीन कि यहाँ पर इनके बिना भी हमारी ऑपरेटिंग प्रोसेस, ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट हो सकती है। ये हमारी कंपनी के अंदर ऑप्शनल एडजस्टमेंट है, ऑप्शनल एक्सपेंसेस है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स। अब टैक्स पे करना तो जरूरी है, कंपलसरी है भाई, आपको प्रॉफिट या इनकम हो रही है तो उस पर टैक्स पे करना होगा, लेकिन उस टैक्स के लिए प्रोविजन बनाना जरूरी नहीं है, है ना। तो प्रोविजंस हो गए, उसके अलावा रिजर्व हो गया, है ना, उसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हुआ। तो इस टाइप के जो एक्सपेंसेस है, लॉसेज है, वो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में हमने पहले ऑपरेटिंग इनकम्स और एक्सपेंसेस को एडजस्ट किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स को एडजस्ट किया, नेट प्रॉफिट आ गया। लेकिन जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें हमें क्या करना है? उस फंड फ्रॉम ऑपरेशन में हमें क्या करना है, ये तो मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स फंड फ्रॉम ऑपरेशन में हमें इस नेट प्रॉफिट से, इस नेट प्रॉफिट से हमें कहां पे जाना है? भाई हमारे पास में कंपनी की बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट अवेलेबल है, गिवन है, वो हमारा नेट प्रॉफिट है, फाइनल प्रॉफिट है। हमें इस नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसे ही हम कहते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। कि मतलब जो हमारा ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन पे हमें क्या फंड जनरेट हो रहा है या फिर क्या हमें सरप्लस हुआ है, तो वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे अब जाने के लिए हमें करना होगा रिवर्स एडजस्टमेंट। क्या करने होंगे? रिवर्स। अब रिवर्स एडजस्टमेंट कैसे होगा? रिवर्स एडजस्टमेंट इस अकॉर्डिंग होगा कि यहां पर हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना चाहते हैं, मतलब हमें बैक जाना है, उल्टा चलना है। तो उल्टा चलने के लिए हमें रिवर्स एडजस्टमेंट करना होगा। रिवर्स एडजस्टमेंट मतलब कि जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने लेस कर रखे हैं उनको ऐड करना है, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हमने ऐड कर रखी है उनको लेस करना है। यही हमें रिवर्स एडजस्टमेंट करना है FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में हमें नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए रिवर्स एडजस्टमेंट करने होंगे। तो नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट में हम क्या करेंगे? जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने इसमें से रिड्यूस कर रखे हैं, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने लेस कर रखे हैं उनको हम ऐड कर देंगे, और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो हमने ऐड की हुई है उनको हम रिवर्स एडजस्टमेंट में लेस कर देंगे। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर उसके नॉलेज के लिए अभी हम उन्हीं टॉपिक्स पे आने वाले हैं। तो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए आपको रिवर्स एडजस्टमेंट करना होगा। नेट प्रॉफिट आपके पास बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में गिवन है, तो जो भी सरप्लस आपके पास में गिवन है, ठीक है, वो आपका नेट प्रॉफिट है। फिर उसमें आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिवर्स एडजस्टमेंट में ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस, तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है आपका FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, वो कैलकुलेट हो जाएगा। ओके। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आया है, यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तब तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन का फेवरेबल बैलेंस है, और यदि ऑपरेटिंग लॉस है मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो फिर वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन का अनफेवरेबल बैलेंस है, मतलब वो लॉस है। ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो स्टेटमेंट आपके सामने है P&L एडजस्टमेंट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं P&L एडजस्टमेंट। P&L एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है? जैसे एक होता है P&L, एक होता है P&L एप्रोप्रिएशन, एक होता है P&L एडजस्टमेंट। तो P&L तो हम फाइनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन P&L एडजस्टमेंट प्रिपेयर किया जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट P&L रेडी हुआ है, उस P&L अकाउंट में यदि आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कुछ अपडेशन करना चाहते हैं,
तो अपने P&L अकाउंट के अंदर कुछ भी चेंजेस करने के लिए, अपडेशन करने के लिए आप P&L एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। तो ये जो P&L एडजस्टमेंट है, इसमें सबसे पहले तो हमें स्टार्टिंग करनी है नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट कहाँ मिलेगा? नेट प्रॉफिट मिलेगा आपके पास में बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में। अब स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा, लेकिन हमारे पास तो 2 इयर्स की बैलेंस शीट है, 2 साल की बैलेंस शीट है, तो हम यहाँ कौन से ईयर का नेट प्रॉफिट यूज करें, है ना? तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो 2 इयर्स की बैलेंस शीट है, जैसे कि आपके पास एक तो 2023 और एक 2024, इन 2 इयर्स की बैलेंस शीट है, तो आपके पास में इन 2 इयर्स का जो सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस है 2 इयर्स का, 2 सालों का, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है, ये यहाँ पर आपका लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये रिजर्व एंड सरप्लस आपका 1 लाख है, और 2024 करंट ईयर में आपका ये रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 1,50,000 है। तो आपके पास जो 2 इयर्स का रिजर्व एंड सरप्लस है, जिसमें 2023 का तो 1 लाख है और 2024 का 1,50,000 है, तो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर का जो रिजर्व एंड सरप्लस है, ये तो है आपका ओपनिंग बैलेंस। लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर के जितने भी बैलेंसेस हमारे पास में गिवन होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी अमाउंट डिजिट्स हमारे पास गिवन होता है, वो प्रीवियस ईयर का अमाउंट हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है, तो इस ईयर के बिगिनिंग में क्या बन जाएगा? ओपनिंग। और इस ईयर के एंड में जो बैलेंसेस हमारे पास में गिवन रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो यहां हमें जो नेट प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L, मतलब सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस, लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, मतलब सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है सरप्लस का? 1,50,000। भाई, तो करंट ईयर का जो बैलेंस है वो है क्लोजिंग बैलेंस, और प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है वो है ओपनिंग बैलेंस। तो करंट ईयर का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 150 सरप्लस का, और ओपनिंग बैलेंस जो प्रीवियस ईयर का है वो कितना है? 1 लाख। ठीक है, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग लेस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 50,000। तो ये 50,000 जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है, ये हमें यहाँ यूज में लेना है। मतलब हमें करंट ईयर में, हमारा जो करंट ईयर है, इस एग्जांपल में 2024, उस करंट ईयर में हमने जितना नेट प्रॉफिट अर्न किया है, वो नेट प्रॉफिट हमें यहाँ यूज करना है। अब मैं आपसे कहूं कि भैया पिछले साल आपके पास P&L का सरप्लस बैलेंस जो था वो 1 लाख था, वो इस साल इंक्रीज होके 1,50,000 हो गया। तो मतलब जो सरप्लस प्रॉफिट है, उसके अंदर 50,000 की इंक्रीमेंट हो रहा है, वो 50,000 रुपए से छलांग मारा। ठीक है, 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, तो 50,000 उसने क्या किया? इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पर ये 50,000 का इंक्रीमेंट क्या अपने आप हो गया क्या? नहीं भाई, लास्ट ईयर, पिछले साल के एंड में हमारा सरप्लस P&L 1 लाख था। फिर इस साल हमारा जो बिजनेस है, उसमें यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट हुआ 50,000 का। हमने लास्ट ईयर के बैलेंस में इस साल के नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया, तो हमारे इस ईयर के अंदर, एंड के अंदर बैलेंस आ गया 150। भाई लॉस होता तो माइनस हो जाता। तो यहाँ पर करंट ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग P&L का बैलेंस हमारे पास 1 लाख रुपीज है। फिर हम इसमें हमारे करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट हमें हुआ है 50,000, वो हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास करंट ईयर के एंड में जो क्लोजिंग P&L बैलेंस है, वो कैलकुलेट होगा 150। कितना? 150। तो मतलब ये जो हमारा करंट ईयर, जिस ईयर का हम फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, उस करंट ईयर के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में ओपनिंग P&L का बैलेंस 1 लाख है। फिर हम उसमें करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो ऐड कर देंगे, तो क्लोजिंग P&L बैलेंस आ जाएगा। तो जो क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस है, उन दोनों के डिफरेंस से हमारा करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब यदि 150 माइनस 1 लाख, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब नेट प्रॉफिट। लेकिन यदि ये नेगेटिव आता, नेगेटिव कब आता? नेगेटिव तब आता जब ओपनिंग बैलेंस, P&L का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस से मोर देन होता, अबव होता। यदि ओपनिंग क्लोजिंग से ज्यादा होता, तो फिर ये नेगेटिव आता, और नेगेटिव मतलब ये नेट लॉस होता। क्या होता? नेट लॉस। ठीक है भाई, यहाँ पर सपोज लो कि पिछले साल P&L का बैलेंस 1 लाख है,
और इस साल ये हो गया 80, तो रिड्यूस हो गया। तो पीएनएल का बैलेंस रिड्यूस किस वजह से होता है? नेट लॉस की वजह से। तो फिर यहाँ पर 80 माइनस 1 लाख, तो ये नेगेटिव 20,000 आपका नेट लॉस कैलकुलेट होता। अब इस नेट प्रॉफिट में, ठीक है, हम क्या करेंगे? रिवर्स एडजस्टमेंट। जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने लेस कर रखे हैं, देखो, नॉन फंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी डेबिटेड टू पीएनएल। तो हमने जिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस किया हुआ है, उनको अब हम रिवर्स एडजस्टमेंट में ऐड करेंगे। और वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते कौन कौन से हैं? तो उनमें सबसे फर्स्ट है डेप्रीशिएशन। जो मैं अभी बोल भी रहा था, बता भी रहा था कि डेप्रीशिएशन वैसे तो कंपलसरी होता है, क्योंकि आप यदि बिजनेस में असेट्स यूज करेंगे तो उन असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होगी। और जो भी टेंजिबल असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, राइट ऑफ होती है, उन्हें हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। तो डेप्रीशिएशन जो है, उसको हम फंड फ्लो और कैश फ्लो के अंदर हमेशा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे, ये ध्यान रखना। फिर डेप्रीशिएशन नॉन ऑपरेटिंग। सेकंड, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? जितनी भी इंटेंजिबल असेट्स है, इंटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये जो भी इंटेंजिबल असेट्स है, जब इन इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यूज को हम राइट ऑफ करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है, ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमारे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या जो हमारी फिक्स्ड असेट्स है ना, उनको सेल हम कर रहे हैं। तो उनको सेल करना कंपलसरी नहीं है भाई, आपने सेल के लिए उनको परचेज नहीं किया था, आपने तो यूज करने के लिए परचेज किया था। तो यहाँ पर उनको यदि आप सेल आउट करते हैं, उन पे लॉस होता है, तो वो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है। फिर प्रॉफिट अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हमें जो भी प्रॉफिट होता है, हमारा जो भी नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं? कुछ सेविंग्स करते हैं, है ना। मतलब उसमें से कुछ अमाउंट हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, जिससे फ्यूचर में यदि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए कंपनी के ऊपर, फ्यूचर के अंदर यहाँ पर कंपनी कहीं पे फंस जाए, या फिर कंपनी के सामने कोई फाइनेंशियल सिचुएशन खराब आ जाए, तो ऐसे केसेस में कंपनी के पास में सेविंग्स होनी चाहिए। इसलिए हम प्रॉफिट का एक फिक्स अमाउंट, है ना, एक फिक्स परसेंटेज क्या करते हैं? हर साल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, है ना। और हर साल जो अमाउंट हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, इसमें जनरल रिजर्व, जो हमारे फ्री रिजर्व्स होते हैं, जिनको हम किसी भी लॉस एंड एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज में ले सकते हैं, वो होते हैं हमारे फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व। फिर टैक्स के लिए प्रोविजन बनाना, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। डिविडेंड के लिए प्रोविजन बनाना, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रपोज डिविडेंड जो कि यहाँ पर हर साल डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन पेमेंट करना कंपलसरी नहीं होता। मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 2 टाइप के डिविडेंड्स डिक्लेयर करती है। प्रपोज डिविडेंड जो हर साल यहाँ पर कंपनी डिक्लेयर करती है, या तो कंपनी हर साल डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, या फिर कुछ सालों में कंपनी बोनस शेयर इशू कर देती है ना। भाई बेनिफिट तो देना ही पड़ेगा। आपकी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर ने यदि अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो उस पे उसको बेचारे को कुछ न कुछ बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए। तो आप क्या बेनिफिट देते हो? आप उसे यहाँ पर या तो प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। लेकिन प्रपोज डिविडेंड की कहानी ये है कि प्रपोज डिविडेंड का पेमेंट पे करना कंपलसरी नहीं होता, इसलिए इसको हम कई बार कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डाउटफुल होता है। ये डाउटफुल होता है कि भैया इसका पेमेंट हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन किसी ईयर में यदि कंपनी को हायर प्रॉफिट्स होते हैं, ज्यादा प्रॉफिट होते हैं, तो कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम के अंदर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट पे करना कंपलसरी होता है। यदि एक बार इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, तो वो पेमेंट होके रहेगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इंटरिम डिविडेंड हर साल डिक्लेयर नहीं होता है, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड तो कंपनी हर साल डिक्लेयर करके और पे करे नहीं करे वो कंपनी पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसका प्रपोज डिविडेंड का पेमेंट पे करना कंपलसरी नहीं है, और इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट पे करना स्टूडेंट्स कंपलसरी है। ओके, तो यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी कि हम जो भी नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है क्लोजिंग पी&एल और ओपनिंग पी&एल के डिफरेंस से, उसमें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिवर्स एडजस्ट कर देंगे। फिर हम यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एडजस्ट करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट सेल आउट किया है, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है ना, उसे हम गेन बोलते हैं वैसे तो। डिविडेंड, आपने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं लॉन्ग टर्म, उनके ऊपर आपको डिविडेंड, इंटरेस्ट वगैरह रिसीव हो रहे हैं, तो ये आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। इनको भी रिवर्स एडजस्ट करेंगे। रिवर्स मतलब लेस, इनको हमने ऐड कर रखा है ऑलरेडी।
क्रेडिटेड टू पीएनडल, यदि हमने इनको पीएनडल अकाउंट में क्रेडिट कर रखा है, क्रेडिट मतलब ऐड कर रखा है, तो इनको भी लेस करना है। तो फिर फाइनली हमारे पास फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो एफएफओ हमने कैलकुलेट किया है ना, इस फॉर्मेट से आप एफएफओ इस फॉर्मेट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप एफएफओ की कैलकुलेशन आप पीएनडल एडजस्टमेंट का जो लेजर वाला फॉर्मेट है उसके बेस पे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट वर्किंग नोट है, पहला वर्किंग नोट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना फंड्स फ्लो स्टेटमेंट रेडी नहीं हो पाएगा, वो है पीएनडल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो पीएनडल एडजस्टमेंट जो अभी हमने बनाया था वो वर्टिकल फॉर्मेट में था, तो हम चाहे तो इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में भी रेडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब ये जो पीएनडल एडजस्टमेंट है, यदि इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में रेडी करते हैं तो वो कैसे रेडी होगा वो समझना। वही आपका डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब शुरुआत करते हैं। ये डेबिट और क्रेडिट साइड में क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगे। सबसे पहले पीएनडल का ओपनिंग बैलेंस। जो भी पीएनडल का ओपनिंग बैलेंस है, तो पीएनडल का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? पीएनडल का ओपनिंग बैलेंस होता है, यदि नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट और लॉस है तो डेबिट। ओके, तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। चलिए, फिर उसके बाद में आएंगे हम यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस, जो किधर आ जाएगा? डेबिट साइड में। उससे पहले जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको हम एडजस्ट करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे, जो मैंने भी बताए थे आपको। क्या क्या बताए थे नॉन ऑपरेटिंग? डेप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स इन्वेस्ट और इन्वेस्टमेंट्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, ये सब एडजस्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस पी एंडल का। और इस साइड आ जाएंगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, वही जो मैंने अभी बताया था आपको, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये सब हो गया। ये सब शो करने के बाद हमें क्या करना है? दोनों साइड का टोटल करना है, डेबिट और क्रेडिट साइड का। और जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो हमारा एफएफओ होगा। तो डिफरेंस अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट होगा एफएफओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब स्टूडेंट्स, यदि आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, ठीक है, और क्रेडिट साइड कम है, तो बैलेंसिंग फिगर से एफएफओ शो होगा क्रेडिट साइड में, जो आपका फेवरेबल बैलेंस होगा। ठीक है, और यदि क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, डेबिट साइड कम है, तो एफएफओ नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव एफएफओ, जो पॉजिटिव आता है एफएफओ, उसको हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन में कहाँ शो करते हैं? फंड फ्लो स्टेटमेंट में। पॉजिटिव एफएफओ को हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज साइड में शो करते हैं, है ना। यदि एफएफओ पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कहाँ शो होगा? सोर्सेज में। और फंड फ्रॉम ऑपरेशन यदि नेगेटिव है, इसका मतलब ऑपरेटिंग लॉस है, तो कहाँ शो होगा? एप्लीकेशन साइड में। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, कल मैं जब चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा था आपके सामने, तो मैंने वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाई थी। वो ये थी कि यदि आप अपने फंड फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को इजी करना चाहते हो, बिल्कुल सरल बनाना चाहते हो, तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड है, इनको हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल में ही शो करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड जो आपको नजर आ रहा है,
यदि इन दोनों आइटम्स को यदि आप कहाँ शो करते हैं, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स को यदि आप चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में शो करेंगे, तो फिर इन दोनों का यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। मैंने क्या कहा था कि इनको चेंज इन वर्किंग कैपिटल में शो करने का मतलब आपने इनको वहीं खत्म कर दिया, ठीक है, वहीं दफन कर दिया, अब इनको आगे कहीं एडजस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि इन दोनों को आप वहां शो नहीं करते, चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में वहां नहीं दिखाते हैं, तो फिर आपको इन दोनों आइटम्स को P&L एडजस्टमेंट में भी एडजस्ट करना पड़ेगा और फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी एडजस्ट करना होगा। तो मतलब थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी, है ना। तो ये आप पे डिपेंड है। वैसे हम तो यही सजेस्ट करते हैं कि इनको चेंज इन वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट करके खत्म कर दिया जाए, तो फिर आगे फिर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स हैं, जैसे अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, है ना। इंटेंजिबल असेट्स का अमोर्टाइजेशन का मालूम कैसे चलता है, रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ इसका पता कैसे चलेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, फिक्स्ड असेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके, ठीक है। वो कई बार क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, बैलेंस शीट और एडिशनल इंफॉर्मेशन, कि बैलेंस शीट तो हमारे पास 2 इयर्स की गिवन होगी क्वेश्चन में, लेकिन उसके अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उनके बेसिस पे, उनकी हेल्प से हमें ये एक्स्ट्रा वर्किंग नोट्स भी प्रिपेयर करने होते हैं। चलिए, अब ये जो एक्स्ट्रा वर्किंग नोट्स हैं इनके बारे में हम बात करें, तो सबसे पहले उसमें मैंने नोट डाउन किया अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स का अमोर्टाइजेशन। अब कैसे मालूम चले कि कितने अमाउंट का अमोर्टाइजेशन हुआ है इंटेंजिबल असेट्स में, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके पास में बैलेंस शीट जो है, आपके पास जो बैलेंस शीट है, उन बैलेंस शीट की असेट साइड में आपके पास में इंटेंजिबल असेट्स में क्या गिवन है, गुडविल गिवन है। क्या गिवन है, गुडविल। और स्टूडेंट्स, गुडविल का जो बैलेंस है आपके पास वो इस अकॉर्डिंग है कि 2023 में गुडविल आपके पास में था 80,000 और 2024 में गुडविल हो गया 50,000, है ना। अब यदि इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, यदि यहां पर करंट ईयर में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन करते हुए यदि करंट ईयर में इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो यहां पर जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है 30,000 से, ये 30,000 रुपीज की गुडविल को आपने करंट ईयर में राइट ऑफ कर दिया, अमोटाइज कर दिया। तो यहाँ पर जो अमोटाइजेशन वैल्यू यहाँ शो होगी, यहाँ जो हम अमोटाइजेशन अमाउंट दिखाएंगे वो कितना शो करेंगे, 30,000। तो यहाँ पर गुडविल का अमाउंट मतलब इंटेंजिबल असेट्स का अमाउंट जितने वैल्यू से रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज वाला अमाउंट हमारा अमोटाइजेशन का पार्ट होगा और उसे हम अमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स में शो करेंगे। तो यदि हमारे सामने कोई क्वेश्चन होता तो उसमें हम अमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, गुडविल का अमोटाइजेशन अमाउंट कितना शो करते, 30,000, ठीक है। तो यहाँ पर अमोटाइजेशन के अंदर आपको बस ये समझना है कि करंट ईयर का अमाउंट यदि प्रीवियस ईयर के अमाउंट से लेस देन है, तो जितना लेस देन है उतना अमाउंट हम क्या मानेंगे, अमोटाइज। ओके, जैसे हमारे एग्जांपल में करंट ईयर का अमाउंट कितना था, 50,000 और प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना था, 30,000, तो लेस देन ही है। तो यहाँ पर जो 30,000 का डिफरेंस है, 30,000 से जो करंट ईयर का अमाउंट लेस देन है वो हमारा होगा अमोटाइजेशन का पार्ट। ओके,
फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व। अब रिजर्व की कहानी स्टोरी समझनी है तो ये मैंने अभी बताया था कि रिजर्व में हम हर साल एनुअली जो भी नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट का कुछ फिक्स अमाउंट, कुछ फिक्स परसेंटेज हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो रिजर्व के अंदर आपको क्या समझना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व। रिजर्व का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से जब हम ओपनिंग बैलेंस लेस करेंगे तो कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ वो हमें मालूम चल जाएगा। अब जैसे कि एग्जांपल कि 2023 और 2024, अब जो रिजर्व का बैलेंस हमारे पास में गिवन है 2023 में तो रिजर्व है हमारे पास में 40,000 का, और 24 में रिजर्व हो गए हमारे पास 90,000 के। तो रिजर्व 40 से 90 मतलब 50,000 से रिजर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज अपने आप तो नहीं हुआ होगा, आपने इस करंट ईयर में कुछ प्रॉफिट्स अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किए थे। कितने ट्रांसफर किए थे, 50,000, जिससे आपका रिजर्व का बैलेंस 40 से डायरेक्ट कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस तो है आपके पास 90, ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 50। तो इन दोनों का डिफरेंस जो 40,000 है वो आपने क्या किया है, रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर किया है, प्रॉफिट अमाउंट आपने इस साल रिजर्व में ट्रांसफर किया है। तो इस करंट ईयर में जो भी प्रॉफिट आपने ट्रांसफर किया है उसको हम वहां पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो 40,000 को हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में रिवर्स एडजस्टमेंट के अंदर ऐड कर देंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व 40,000 रुपीज। ओके, चलिए ये तो एक सिंपल सिंपल सी बातें थी, इजी इजी सी बातें थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड दोनों की स्टोरी मिलती जुलती है, ये दोनों ही प्रोविजंस हैं और दोनों ही शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं। ठीक है, टैक्स के लिए जो प्रोविजन रेडी होता है वो भी शॉर्ट टर्म है, और डिविडेंड के लिए जो प्रोविजन हम बनाते हैं वो भी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आते हैं। अब स्टूडेंट्स, यदि हम प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड को चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में शो नहीं करें, वहां शो नहीं करते हैं, तो फिर हमें इन दोनों के वर्किंग नोट्स बनाने पड़ सकते हैं, है ना। तो पहले प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करते हैं। अब प्रोविजन फॉर टैक्स का जो भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे, तो प्रोविजन फॉर टैक्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है पहले उसे हम कलेक्ट कर लेंगे। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन हो सकती है, इंफॉर्मेशन वही, सबसे पहले तो आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स जो बैलेंस शीट में गिवन है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में गिवन रहता है, भाई प्रोविजंस तो लाइबिलिटीज में ही आते हैं। ठीक है, तो प्रोविजंस लाइबिलिटीज में आएंगे तो प्रोविजंस का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट, और क्लोजिंग होगा डेबिट। तो आपके पास प्रोविजन का जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है पहले तो आप उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। तो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। तो ये तो है स्टूडेंट्स आपके पास में प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस, और ये है आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो पिछले साल प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है वो तो ओपनिंग है, और करंट ईयर का जो बैलेंस है वो क्लोजिंग है। चलिए अब बात करते हैं कि हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, इसके अलावा हमारे पास में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है उसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है टैक्स की रिगार्डिंग। या तो ये इंफॉर्मेशन है कि आपने इस करंट ईयर में कितना टैक्स अमाउंट पे किया, तो जब हम टैक्स पे करते हैं तो उस टैक्स पेमेंट की एंट्री क्या प्रिपेयर होती है,
जो भी हम टैक्स पे कर रहे हैं उसकी जनरल एंट्री हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम टैक्स किसको पे कर रहे हैं? गवर्नमेंट को। तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके। तो यहाँ पर यदि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि हमने करंट ईयर में इतना टैक्स अमाउंट पे किया है, तो जो भी हम टैक्स पे करेंगे उसको हम यहाँ लेजर पोस्ट कर देंगे टू बैंक, है ना। या फिर ये इंफॉर्मेशन हो सकती है कि भैया आपने यहाँ पर करंट ईयर में टैक्स के लिए कितना प्रोविजन बनाया पीएनडल में से। क्यों प्रोविजंस कहाँ से बनते हैं? पीएनडल में से। पीएनडल के प्रॉफिट्स में से हम टैक्स और डिविडेंड के लिए प्रोविजन रेडी करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? प्रोविजन चार्ज फ्रॉम पीएनडल, कि आपने पीएनडल में से कितने अमाउंट का प्रोविजन चार्ज किया। चलिए, प्रोविजन कहां से चार्ज किया जाता है? पीएनडल के प्रॉफिट में से। चार्ज फ्रॉम पीएनडल। तो फिर उस केस में हमारी एंट्री होगी पीएनडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। ये एंट्री होगी। तो इस एंट्री को हम लेजर पोस्ट करेंगे तो बाय पीएनडल। ठीक है। तो ये हमने प्रोविजन बना दिया। चलिए, अब मेरी बात ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। तो हमारे पास में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो गिवन है, उसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन में यदि कितना टैक्स हमने करंट ईयर में पे किया वो इंफॉर्मेशन है। तो टू बैंक जितना भी हम करंट ईयर में टैक्स पे कर रहे हैं, तो फिर हम ये जो प्रोविजन बनाएंगे बाई पीएनडल में से, तो ये हम बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट करेंगे, है ना। और यदि सपोज लो प्रोविजन कितना बनाया आपने करंट ईयर में वो इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, तो बाई पीएनडल वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, तो फिर बैलेंसिंग फिगर से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना टैक्स हम पे कर रहे हैं, मतलब टू बैंक, वो बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट होगा। मतलब दोनों में से एक इंफॉर्मेशन ही गिवन होगी, दूसरी जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो हम बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट करेंगे। और सपोज लो दोनों इंफॉर्मेशन नहीं है, हम करंट ईयर में कितना टैक्स पे कर रहे हैं और कितना हम प्रोविजन बना रहे हैं, दोनों ही नहीं है, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। तो फिर उस केस में जो ओपनिंग बैलेंस है, जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का जो टैक्स जो ओपनिंग बैलेंस है हमारा, वो तो हम करते हैं करंट ईयर में पे। क्योंकि टैक्स का यही रूल होता है कि टैक्स जो होता है वो प्रीवियस ईयर की इनकम पर कैलकुलेट होता है, लेकिन उसका पेमेंट कब होता है? असेसमेंट ईयर में। कौन से ईयर में? तो असेसमेंट ईयर तो प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर ही होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का जो टैक्स अमाउंट है वो तो हम करंट ईयर में पे कर देंगे, और करंट ईयर का जो टैक्स है, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस सीडी है, उसका हम बनाएंगे पीएनडल में से प्रोविजन। ठीक है। तो ये या तो आपके पास मैंने सारी सिचुएशन समझाई है, या तो आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन होगी, तो बाय पीएनडल बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट होगा। ओपनिंग क्लोजिंग के साथ बाय पीएनडल की इंफॉर्मेशन होगी, तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट होगा। और यदि क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, बाकी ये दोनों इंफॉर्मेशन नहीं है पीएनडल और बैंक वाली, तो प्रीवियस ईयर का जो टैक्स है वो तो करंट ईयर में पेड होगा, और करंट ईयर का टैक्स का प्रोविजन बनेगा पीएनडल में से। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है उसका पेमेंट असेसमेंट ईयर में होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी कौन सा प्रीवियस ईयर एंड होने वाला है 31 मार्च को? अभी 31 मार्च को हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो एंड होगा 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। तो इस ईयर की जो इनकम है एसएससी की, उस इनकम पर जो टैक्स कैलकुलेट होगा, उस टैक्स का पेमेंट कौन से ईयर में करोगे? असेसमेंट ईयर 2026-27 में, इस वाले असेसमेंट।
तो यहां पर जो 25-26 वाला प्रीवियस ईयर है, उस ईयर के इनकम का टैक्स आप असेसमेंट ईयर 26-27 में पे करेंगे। तो यहां पर वही बात है कि प्रीवियस ईयर का टैक्स तो करंट ईयर में पेड होगा, और करंट ईयर के टैक्स का बनेगा प्रोविजन। वो पे कब होगा? वो अगले साल नेक्स्ट ईयर में पे होगा। ओके, अब ये जो मैंने आपको टैक्स की जो स्टोरी समझाई है, वही सेम स्टोरी किसकी है? डिविडेंड की है। तो यही सेम बात अप्लाई होगी इस पे, डिविडेंड। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल डीपली समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो इसलिए कि जिससे हम क्वेश्चंस पे जब आए तो वहां हमें प्रॉब्लम ना आए। तो हमें एक एक चीज लॉजिकल, बिल्कुल लॉजिक के साथ, रीजन के साथ उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये इधर आया तो क्यों आया, वो प्रॉपर हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की जा रही है। अब देखिए, अब मैंने अभी भी क्या कहा कि जो बात हम भी हमने टैक्स को लेकर की थी, वही सेम बात डिविडेंड को लेकर है। अब हमारे पास में जो भी डिविडेंड के लिए हमने प्रोविजन बना रखा है, उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो बाय बैलेंस बीडी, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो टू बैलेंस सीडी। तो ये भी प्रोविजन ही है। तो यहां पर क्लोजिंग बैलेंस, और ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस के लीजिए। चलिए, अब आगे की स्टोरी। अब हमारे पास डिविडेंड को लेकर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या हो सकती है कि हमने कितना डिविडेंड पेड किया करंट ईयर में। तो करंट ईयर में शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड हम पे कर रहे हैं वो टू बैंक, करंट ईयर में जो डिविडेंड पे कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? टू बैंक डिविडेंड पेड। और हम यदि डिविडेंड के लिए करंट ईयर में कोई प्रोविजन बना रहे हैं तो बाय पी एंड एल। ये लीजिए, अब वही सारी सिचुएशन आ जाएगी। आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के अलावा कितना डिविडेंड आपने करंट ईयर में पे किया, ठीक है, वो आपके पास गिवन है। तो बैलेंसिंग फिगर से आपने प्रोविजन कितना बनाया बाय पीएनडल कैलकुलेट हो जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग के साथ आपके पास बाय पीएनडल गिवन है, तो टैक्स डिविडेंड कितना पे किया टू बैंक, वो बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट हो जाएगा। और सपोज लो डिविडेंड कितना पे किया और कितना प्रोविजन बनाया, दोनों इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ही गिवन है। तो जो लास्ट ईयर का डिविडेंड है वो तो इस साल पेड होगा, और इस साल का डिविडेंड का प्रोविजन बनेगा। कि जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उन पे डिविडेंड डिक्लेयर कब होगा? वही एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद। तो उनका पेमेंट तो नेक्स्ट ईयर में ही होगा, सेम ईयर में होगा नहीं, ठीक है। और जो क्लोजिंग बैलेंस है इस ईयर का डिविडेंड, उसका हम बनाएंगे प्रोविजन, और यदि उसका पेमेंट होता है तो वो उसकी नेक्स्ट ईयर में होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो दोनों अकाउंट अभी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, अब यहां पर इन दोनों ही अकाउंट के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स में, यदि हम प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड को चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, शो नहीं करें, तो हमें दोनों के लेजर बनाने होंगे, वर्किंग नोट प्रिपेयर करना होगा। और इनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा? आप जितना टैक्स पे कर रहे हैं वो तो आपका एडजस्ट होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में कहां पे? एप्लीकेशन साइड में। क्यों? कि जो टैक्स पे कर रहे हैं वो आपके लिए आउटफ्लो है, तो वो एप्लीकेशन साइड में एडजस्ट होगा। और आप जो पीएनडल बना रहे हैं, पीएनडल, वो कहां एडजस्ट होगा? वो एडजस्ट होगा एफएफओ में, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब पीएनडल एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। जो आप यहां पर पीएनडल में से प्रोविजन बनाएंगे वो एडजस्ट होगा पीएनडल एडजस्टमेंट अकाउंट एफएफओ के अंदर। और किस नेम से? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नेम से वो एफएफओ में ऐड हो जाएगा, मतलब पीएनडल एडजस्टमेंट में ऐड हो जाएगा। अब वही सेम बात
डिविडेंड की आ गई, जितना डिविडेंड आप पे कर रहे हैं वो तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन साइड में एडजस्ट होगा। कहाँ एडजस्ट होगा? एप्लीकेशन में। तो ये भी आउटफ्लो ही तो है। और जितना आप पी&एल में से प्रोविजन बना रहे हैं डिविडेंड के लिए, वो एडजस्ट होगा आपका एफएफओ में, पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये लीजिए। तो पी&एल जहां जहां पे वर्ड यूज होता है वो पी&एल वाले एडजस्टमेंट्स आपके एफएफओ में एडजस्ट होंगे। मतलब पी&एल वाला जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन है वो आपका एफएफओ में पी&एल एडजस्टमेंट में एडजस्ट होगा। और जो पेड हो रहा है, पेड या रिसीव, ठीक है, तो रिसीव और पेड ये आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्ट होगा। यदि कोई इनकम, कोई अमाउंट आपको रिसीव हुआ है तो वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज साइड में एडजस्ट होगा। और यदि आपने कोई अमाउंट पेड किया है तो वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन साइड में एडजस्ट होगा। कहाँ एडजस्ट होगा? तो ये चीज भी मैंने आपको साथ साथ बता दी है। चलिए, अब उसके बाद में, अब ये डिविडेंड की भी यदि आप एंट्री समझना चाहें तो वही सेम टाइप की एंट्री है। जितना डिविडेंड आप पे करेंगे उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? वही आपका प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जितना आपने प्रोविजन बनाया है पी&एल में से, जो आप प्रोविजन बना रहे हैं, की एंट्री हो जाएगी आपकी पी&एल अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड। चलिए इसमें, तो ये हमारी आज की कथा समाप्त हुई। हाँ, अभी वर्किंग नोट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी वर्किंग नोट और भी हैं स्टूडेंट्स। इसमें आपका एक, क्या बोलते हैं, फिक्स्ड असेट्स का वर्किंग नोट है, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट है ना। अभी दो इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स और बचे इनके अलावा, भाई ये तो इंपॉर्टेंट थे ही, इनके अलावा फिक्स्ड असेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बचा हुआ है। ठीक है, ये होने के बाद फिर उसके बाद हमारे फंड फ्लो के सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चंस पे। फिर उसके बाद तो हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने। ओके, तो क्वेश्चंस हम करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस। तो हमने जो कुछ भी पढ़ा है इसका सबका निचोड़ क्वेश्चंस में निकाला जाएगा, इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, तो फिक्स्ड असेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे इन वर्किंग नोट्स को कंप्लीट करके। ठीक है, ओके।